जी साहब, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि आप तो सब देख चुके हैं किशनगंज के हालात को, और एमआईएम ने जिस तरह से 10 सालों से हम लोग पार्टी को मजबूत किए, उस स्थिति में जब बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद छोड़ करके उस समय एमआईएम का एक अदना सा सिपाही बना और पार्टी को मजबूत करने का काम किया जमीनी स्तर से, और पार्टी को हमेशा से मजबूत कर रहा था और हर तरह से मदद कर रहा था। मैं कोई प्रेशर भी नहीं कर रहा था कि मुझे पार्टी टिकट दे, मैं पार्टी टिकट से लड़ूं। 2019 में भी मुझसे कहा गया था, हल्का फुल्का मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे टिकट देना चाहते तो दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार कमरुल हुदा साहब को रहने दीजिए। मैंने कोई ये नहीं कहा, मैंने ठीक है आगे। लेकिन इस बार 2 साल पहले से, पार्लियामेंट के 6 महीना पहले से, अख्तर इमान से लेकर के पूरे ऑल इंडिया लेवल के माजिद साहब से लेकर के, इश्तियाक साहब से लेकर के, हमारे आदिल हसन से लेकर के, और अख्तर इमान के अगल बगल में जितने लोग घूमते हैं, सारे लोग 2 साल पहले से मेरे पास आकर के हमें जबरदस्ती प्रेशर करके कि भैया आपके पास हर चीज है अल्लाह का दिया हुआ, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, आप मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत कीजिए, खड़ा कीजिए। क्योंकि पार्टी किशनगंज में एमआईएम में जो चारों विधायक चले गए, कमरुल हुदा साहब पार्टी छोड़ के चले गए, पार्टी 0/0 हो गई थी, संगठन 0/0 हो गई थी। मैंने फिर से पार्टी को खड़ा किया पूरे जिले में और पूरे बिहार में भी, जहां भी जरूरत पड़ी मुझे पार्टी भेजने का काम की, मैंने पार्टी को मजबूत किया। 2 साल से मुझे आश्वस्त किया गया कि किशनगंज से आपको प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसके बाद लगभग 5 प्रत्याशी इन लोगों ने धीरे धीरे खड़ा कर दिया और एक नौजवान लड़के को भी लाके खड़ा कर दिया, जिसके फादर जो है पिछले 2019 में एमआईएम पार्टी को गंदी गंदी गालियां दी है। उन्होंने एमआईएम के अपने जो सही नजरिया है उसको उन्होंने बरसाया। आपके पास वीडियो होगा भी, आप देख लीजिए कि तसीरुद्दीन साहब ने किस तरह से 2019 में एमआईएम के बारे में बताया सब लोगों को। तो आप बताइए कि आप जो आदमी आपका विरोध कर रहा हो, जो आदमी आपका पार्टी छोड़ के बार बार चला जा रहा हो और आपको दगा दे रहा हो, 2019 में आपका कैंडिडेट के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा हो, 2020 में आपके कैंडिडेट के खिलाफ में चुनाव लड़ रहा हो, आप वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं, तो आज जमीनी स्तर पे पार्टी को आप कहां आप लेना चाहते हैं? मैं बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या आदत की बात करते हैं? आप बताइए 10 सालों में बैरिस्टर साहब के पास क्या चीज की कमी है? क्या ऊपर वाले के दया से अरबों खरबों रुपया का उनके पास प्रॉपर्टी है? आप यहां के लोगों ने आप 5-5 विधायक दिया। आप ये बताइए कि आपने एक छोटा सा स्कूल भी खोलने का काम किया, एक कॉलेज भी खोलने का काम किया, एक हॉस्पिटल भी खोलने का काम किया, हमारे यहाँ के किसी नौजवानों को कोई रोजगार देने का काम किया, किसी लोगों को कोई काम दिलाया कभी भी आपने 10 सालों से लोगों को ठगने का। 10 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, और 10 साल में एमआईएम के जो नौजवान हैं, जो शुरू से आए थे, आज वो बूढ़े होने के कगार पे पहुंच गए। अब 10 सालों से उन्होंने अपना समय बर्बाद किया पार्टी के पीछे। आप बताइए कि किसी नौजवान को कहीं भी आप किसी काम में लगा सके? आप बताइए कि जब आप क़यादत की बात करते हैं, आपके पास रिसोर्सेस की कमी है क्या? हैदराबाद में एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, क्या यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे? क्या किसी हैदराबाद के किसी बड़े लोगों को बोल करके कोई स्कूल नहीं खोला सकते थे? क्या हैदराबाद में किसी बड़े डॉक्टर को बोल करके क्या कोई हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे? तो कहीं ना कहीं जो काम और लोगों ने किया, वही काम, उससे भी ज्यादा बुरा काम आज देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने से अख्तर इमान ने आज सीमांचल के इलाके में एक नफरती बीज बो दिया है। आज नफरत का बीज, चूंकि हम लोग एमआईएम में थे और हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग किसी तरह से जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग बार बार कोशिश करते थे कि हिंदू के बीच में भी जाते थे, मुसलमानों के बीच में भी जाते थे, जाकर के लोगों को जोड़ते थे। हमारे साथ में आज भी किशनगंज शहर में अगर जाइएगा, बहुत सारे हिंदू भी मिल जाएंगे, सिख कम्युनिटी के लोग भी हमारे फेवर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन इन लोगों के नजरिए के कारण आज हमारे जो हिंदू भाई हमारे साथ दोस्त थे, जिससे हम एक दूसरे से मिलते जुलते थे, वो हमसे दूर होते चले गए। आज एमआईएम के कारण, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान के कारण पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को फायदा हो रहा है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से बयान देते हैं, जहां जहां जाके देते हैं, चाहे आप बिहार में एक ही सीट लीजिए, लेकिन जब आप बयान दीजिएगा तो वो पूरे बिहार के लोग सुनते हैं। पूरे बिहार के हिंदू को आप यूनाइट कर रहे हैं, पूरे बिहार के हिंदू को आप मजबूत कर रहे हैं और मुसलमानों को तोड़ रहे हैं। देखिए, मुझे तो 2 साल पहले ही तैयार किया गया।
मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल पक्ष में नहीं था। 2 साल पहले मुझे जबरदस्ती चुनाव के लिए तैयार किया गया, मुझे यहां तक की गाड़ी खरीदवाई गई, बोली कि आप जाके गाड़ी खरीदिए। मैंने अख्तर इमाम साहब, इश्तियाक साहब, हमारे आदिल हसन साहब, हैबर साहब से आप पूछ लीजिए। हैबर साहब ने कम से कम 50 बार मुझे कहा कि भाई अख्तर इमाम साहब कह रहे हैं आप गाड़ी लीजिए, गाड़ी लीजिए। लास्ट में मैं पुरानी गाड़ी थी मेरा, मैं अपनी पुरानी गाड़ी हटा करके नई गाड़ी स्कॉर्पियो एन लिया लगभग 23 लाख रुपए में। और उसके बाद से ये लोग आर्थिक दोहन करते रहे मेरा। हर प्रोग्राम में इन्होंने लाखों लाख रुपया खर्च कराया। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए, 15 से 20 लाख रुपया इन्होंने खर्च कराया। 15 से 20 गाड़ी डेली ये घुमाते रहे हम लोगों को। हमारा ही नहीं बल्कि 4-4 यहां से जो प्रत्याशी थे वो सारे लोग घूमते रहे। अब आप बताइए, अगर आपको एक ही कैंडिडेट को देना था, सब लोग कह रहे थे 6 महीना पहले से ये तय था कि किशनगंज से जो है शम्स को दिया जाएगा, आपको ठाकुरगंज से गुलाम हसन साहब को दिया जाएगा और मुर्शिद मुखिया को दिया जाएगा। लेकिन अख्तर साहब ये कहते थे कि नहीं, इश्तियाक साहब की बात नहीं चलेगी, इश्तियाक साहब की दलाली नहीं चलेगी। मैंने इश्तियाक साहब को हटा दिया है, इश्तियाक साहब की बात नहीं होगी, आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग आपकी बात को मानेंगे, आप लोग ये बात सुनेंगे। लेकिन इश्तियाक ने इन लोगों के साथ में डीलिंग करके हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो आज 6 महीने, आप बता दीजिए सब लोग दिल पे हाथ रखे कि क्या 6 महीने पहले से इन लोगों को तैयार किया जा रहा था कि नहीं? इन लोगों को लेके जाया जा रहा, डिक्लेयर किया जा रहा था नहीं कहीं से? आज पश्चिम डेली सुभाषपल्ली चौक में शाम में इन लोगों की डेली बैठक होती थी। तो देखिए, टिकट मुझे नहीं मिला इसका मुझे कम गम नहीं था, लेकिन हमारे 4 प्रत्याशी में से हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया था कि चारों में से या तो गुलाम मुर्तजा को दे दीजिए, या बरकतुल्लाह को दे दीजिए, या समीम रियाज नदवी को दे दीजिए। अब हम लोग साथ थे, हम लोगों ने ये बैरिस्टर साहब को भी कह दिया था, हम लोगों ने माजिद साहब को भी कह दिया था, अख्तर इमाम साहब को भी कह दिया था। लेकिन हमारे 4 लोगों को नकार करके हमारे बैरिस्टर और अख्तर इमाम ने हमारे सीमांचल के लोगों को ठगने का काम किया, हमारे नौजवानों को ठगने का काम किया। इस तरह से कह रहे हैं, अभी रूम वाली जो वीडियो है जिसमें आपने कहा है कि हम में से किसी एक को दिया जाए, तो फिर वो रिलीज कर दिया जाएगा आदिल हसन की जगह से। जी, आप और दूसरी बात यह है कि आप हम लोगों से कसम खिला रहे हैं, कसम आप सबसे खिला रहे हैं, लेकिन आदिल हसन क्यों नहीं कसम खाए साहब? अख्तर इमाम कसम क्यों नहीं खाए साहब? आप बताइए कि आप हम लोगों से जबरदस्ती, हम लोगों को बुलाया बायोडाटा के लिए और एक कागज थमा दिया, बोला ये पढ़िए आप। मुझे हम पता नहीं था, मेरे अल्लाह को गवाह नहीं था कि हमसे कसम खिलाया जाएगा। और इस तरह से इन लोगों ने कसम खिलाया सारे प्रत्याशियों को, और इस तरह से इन लोगों ने बेवकूफ बनाने का काम किया। आप बताइए कि आप क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, आप अल्लाह की कसम खिलाते हैं? कितने आप गुनहगार हैं। आप मुसलमान के नाम पे आप लोगों को तौहीन होना चाहिए। आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सारे जो आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का भाषण के बारे में कि ये बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है, आप पार्टी से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, इस पार्टी से, ये बात अभी आपको क्यों पता चला, पहले क्यों नहीं पता? जी, मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कई बार कहा कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम बदल दीजिए, आप इसमें से मुस्लिमीन शब्द को हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गौर फिक्र करता हूँ। हमने अख्तर इमाम साहब से बार बार कहा कि आप ज्यादा मुसलमानों के हिंदू के खिलाफ में या मुसलमानों के ज्यादा फेवर में बात मत कीजिए, इससे हमारे हिंदू भाई नाराज होते हैं। हम लोग सबको लेकर के चलना है, सबको मिला जुला के चलना है। किशनगंज में गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन किशनगंज को आज ये लोगों ने बांटने का काम किया। आप ये ऐसा नहीं है कि मैं, चूंकि हम कोशिश कर रहे थे कि अगर किसान से अगर हम लोग को टिकट मिलेगा, हम लोग कोई विधायक बन करके जाएंगे, तो हम लोग ये गंगा जमनी तहजीब को फिर से कोशिश करेंगे मिलाने के लिए। अख्तर इमाम साहब हम लोगों की बात सुने, वो अपनी बात कायम करते हैं। उनके चंद जो 2-3 दलाल हैं, उसी दलाल की आप बात सुनते हैं। आप बताइए कि प्रदेश को साथ मैं हूँ, इसे दलाल मानते हैं? अच्छा, आपके सामने छुपे हुए हैं। इश्तियाक साहब नंबर 1 दलाल, दूसरा आदिल हसन नंबर 2 दलाल, तीसरा उनका भाई तफहीम साहब नंबर 3 दलाल। सब लोगों ने हम लोगों का आर्थिक दोहन किया। मैं अगर सब लोगों का पोल खोल दूं तो एक चीज मैं तो आने वाले समय में खोलूंगा पोल कि इन लोगों ने कहां पे क्या चीज में किस मद में हमसे कहां पे खर्चा कराया, वो सारा प्रूफ है। और मेरे पास कम से कम 2000 कॉल रिकॉर्डिंग मैंने रखा है। 2 साल से मैंने अख्तर इमाम से लेके हैबर साहब से लेके इश्तियाक साहब से लेके आदिल हसन साहब से लेकर के सबका 200 कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और मैंने बाकायदा पेन ड्राइव में रखा है। समय आने पे मैं सबको धीरे धीरे रिलीज करूंगा। कॉल रिकॉर्डिंग में जो तरह का तकाजा हुआ मेरे साथ में, जहां हमको जो चीज करने के लिए कहा गया, मैं हर काम किया।
आज हमारे साथ ही नहीं, हमारे जितने भी लोगों को आर्थिक दोहन किया गया, आज पूरे बिहार में लोगों के साथ आर्थिक दोहन किया गया। आप कहते थे 200 सीट पे लड़ाएंगे, आप 200 सीट लोगों को आर्थिक दोहन किए, आप फिर कहे 100 सीट लड़ाएंगे, फिर लास्ट में 35 सीट पे आ गए और आप सिर्फ 24 सीट लड़ रहे हैं। और 24 सीट में हर सीट पे कम से कम अगर मिनिमम भी अगर किसी प्रत्याशी से लिया गया है तो 50 लाख, ऊपर 2 से 1.5 करोड़ तक पैसा लिया गया। आप बताइए कि राशिद अनवर 10 साल से पार्टी को मजबूत कर रहा था, उसको हटा करके कोई नहीं जानता उसको, आप अररिया से उसको टिकट दे दिए। आप मुर्शिद मुखिया जिसको हर कोई मूर्ति छोड़ के नाम से जानता है, आप एक आलमे दीन सलीम चतुर्वेदी को आप टिकट काट करके आप मुर्शिद मुखिया को टिकट दे दिए। आप बताइए गुलाम हसनैन की आप सब लोग जानता है वो बहुत बड़ा भूमि माफिया है, और आप जो है वहां से एक मुफ्ती अतर जावेद साहब आलमे दीन थे, उनका टिकट काट करके आप जो है ऐसे लोगों को टिकट दे दिए सिर्फ जो पंचायत में निर्भर है। अब आप बताइए हमारे जो है मुखिया असलम साहब, सादिक समदानी साहब को आप जो है आज 4 साल 5 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। ये असलम साहब जो उनका खुद अपना चचा है, बेचारे 10 साल से उससे मेहनत कराए और उनको 2 साल से आप कहे कि आपको मैं टिकट दूंगा, बेचारे को रात दिन एक करवा दिए, वो बेचारा अपना पैसा लगवा दिया। उनके लिए तो ये पॉजिटिव है ना, एमएम पार्टी के लिए खुद का चचा का वो टिकट काटा। खुद का चचा का पॉजिटिव नहीं है वो। हाँ। खुद को चचा को वो आर्थिक दोहन किए। अब क्यों चचा को आप जब सरवर आलम को टिकट दे, क्या आपको लग रहा था कि चचा उनका टिकट नहीं जीत सकता है, चुनाव नहीं जीत सकता है, खुद उनका चचा नहीं जीत सकता है, तो आप कैसे जीत सकते हैं? जब आप जीत सकते हैं तो वो तो चचा है आपका, जब आप जीत सकते हैं तो वो तो आपका चचा है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर बोल कर, अल्लाह आपको अक्तुल ईमान, अल्लाह आपको बख्शेगा नहीं। अल्लाह आपके आने वाली पीढ़ी को जिस तरह से आप लोगों ने हमारा आर्थिक दोहन किया है, अल्लाह आपको नहीं बख्शेगा। आपका आने वाला जनरेशन कभी खुश नहीं रहेगा, हमारी यह बद्दुआ है। और जिस तरह से आपने 10 साल मेरा बर्बाद किया है समय, अक्तुल ईमान और आपके सभी लोगों का, जिस तरह से आपने हम लोगों का आर्थिक दोहन किया है, अल्लाह आपके आने वाले जनरेशन को और आपको कभी खुश नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एमएम पार्टी को पहले से भनक थी कि पहले पार्टी में टूट होगी, जिसको लेकर कसम खिलाया गया? बिल्कुल। क्या मानते हैं आप? देखिए, असल में पिछले बार जो 4 विधायक भाग गए, क्यों भागे? वो लोग पैसा दे करके आए थे, वो लोग पैसा दे करके टिकट लिए थे। इसी तरह से जिस तरह से आज हम लोग आर्थिक दोहन किया गया, इसी तरह से इजहार असफी साहब को 2 साल पहले उनको पार्लियामेंट चुनाव से पहले उनका आर्थिक दोहन किया गया। उस बेचारे को पूरे विधानसभा में, कोचल हमन में, एक गांव में घुमाया गया और उनका आर्थिक दोहन किया गया। अंजाई नईमी साहब से मोटी रकम ली गई, आपके रुकनुद्दीन साहब से मोटी रकम ली गई, शहनवाज साहब से मोटी रकम ली गई। और उसके बाद जब वो लोग जीत गए तो वो लोगों को हर महीने जो है जबरदस्ती उनसे पैसा वसूला जाता था। खुद मैं गवाह हूं, मेरे सामने पैसा वसूला जाता था। और यही आदिल हसन और इश्तियाक उनको भद्दी गंदी गंदी बातें करता था। इस तरह से बात करता था कि एक विधायक नहीं, एक चोर से बात कर रहा है, एक मामूली कार्यकर्ता से बात कर रहा है। कैसे आपके पार्टी में कोई, आपके पार्टी में रहेगा कोई? आज आप बताइए कि मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूं, एक सीट पे भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं ली गई। यहां तक कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, मुझसे ये तक नहीं पूछे कि आप जो है बिहार के किसी सीट पे आपकी क्या राय है। ना किशनगंज के किसी संगठन से पूछा, ना जिला अध्यक्ष से पूछे, ना प्रदेश के किसी पदाधिकारी से पूछे। सिर्फ मनमानी तरीके से पैसे लेकर के एक व्यक्ति जिनको टिकट दे दिया गया। आज बताइए, किशनगंज में जब हमारे तौसीफ साहब आए, आज पार्टी में 2 खेमा चल रही है, आप सब जानते होंगे। आज माजिद हुसैन को पार्टी से प्रभारी से पदमुक्त करवा दिया गया उनको, और वो उसको जो इसलिए उसको पदमुक्त कराए कि वो तौसीफ को लेकर के अक्तुल ईमान के विरोध में। अक्तुल ईमान साहब की सोच कितनी घटिया और कितनी खराब है, ये सोच खुद देख लीजिए कि एक आदमी आ रहा है पार्टी को मजबूत कराने के लिए, एक आदमी तौसीफ आलम को मजबूत करने के लिए माजिद साहब लेके आए, हैबर साहब लेके आए। हैबर साहब का एसपी साहब के यहाँ जो आपका जो उनका केस का एक्यूज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलता है, 9 मिनट के बाद, सिर्फ 9 मिनट के बाद प्रेस रिलीज निकल जाती है हमारे इश्तियाक साहब की, उसको जिला अध्यक्ष से निष्कासित किया गया। इसका मतलब आप प्री प्लानिंग थे, इसका मतलब आप जो है आप जो है प्रशासन पे आपने जो है प्रेशर करके इस तरह का प्रेस रिलीज निकलवाया। और आपने इसलिए हैबर साहब को आपने जिला अध्यक्ष से हटाया कि उस बेचारे ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने तौसीफ आलम को जोड़ने का काम किया, वो मास्टर मुजाहिद को जोड़ना चाह रहे थे।
मास्टर मुजाहिद के घर में मैं भी गया था, उनको जोड़ना चाहता था मैं, लेकिन मास्टर मुजाहिद को जिस तरह से तफहीम ने और अख्तरुल ईमान ने बेइज्जत किया, वो बेचारे हमारे सामने रोने जैसी स्थिति में बोले कि भाईजान मैं बेइज्जत नहीं होऊंगा, मैं इस पार्टी में नहीं जा सकता हूं, अख्तरुल ईमान तो और उसका भाई मिलकर मुझे बेइज्जत कर रहा है, तो तौबा कीजिए, मैं ऐसी राजनीति नहीं करूंगा। लास्ट में वो आरजेडी में चले गए। तो ये आखिर एमआईएम में पार्टी अच्छे लोगों को पार्टी में क्यों आने नहीं देना चाहते हैं? आज हाजी सुभान साहब पार्टी में आना चाहते थे, आज हमारे सरफराज साहब पूर्व सांसद पार्टी में आना चाह रहे थे, उनको नहीं लेके आया गया। आज हमारे अररिया से जो है जाकिर अनवर साहब पार्टी में आना चाहते थे, उनको नहीं लेके आना। बिहार में कई अच्छे लोग पार्टी में आना चाहते थे, उनको नहीं आने दिएगा। टिकट तो बात की बात है, टिकट मिले नहीं मिले, कोई अगर पार्टी में नहीं आना चाहता है, चाहे तौसीफ आलम आना चाहता है, चाहे मास्टर मुजाहिद साहब आना चाहते हैं, आखिर उनको पार्टी में आने से क्यों रोका जा रहा था? मैं पूछना चाहता हूं, मैं जवाब पूछना चाहता हूं। आज पार्टी में जब हमारे तौसीफ आलम साहब नॉमिनेशन करने गए, प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज में मौजूद रह करके हम लोगों को रोके कि मत जाइए आप लोग तौसीफ आलम के प्रोग्राम में, और हम लोग डर से इसलिए नहीं गए कि अगर हम लोग तौसीफ आलम के नॉमिनेशन में अगर जाएंगे तो हम लोग का टिकट कट जाएगा। डर से कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं गया, एक भी बंदा नहीं गया। और ना तौसीफ आलम को वो किसी प्रोग्राम में बुलाते थे, ना किसी प्रोग्राम में बुलाए वो। तो इस तरह से पार्टी को ये लोग तोड़ने का, ये लोग क्यादत की बात नहीं करते हैं, ये लोग पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, सिर्फ अपना सीट किसी तरह से निकल जाए अपने गए। क्यों आप कांग्रेस और आरजेडी से गठबंधन करने के लिए उनके दरवाजे पे ढोल पीटने चले गए? इसलिए कि अख्तरुल ईमान साहब चाहते थे कि सिर्फ मेरा एक सीट बच जाए, बाकी जाए बाहर में। आखिर क्यों छह सीट? अब जब आप बोल रहे थे 200 सीट पे लड़ेंगे, आप 6 सीट पे आप क्यों तैयार हो गए? अगर मान लिया ठीक है आप आरजेडी वाला गठबंधन में, कांग्रेस वाला गठबंधन में आप ले लेता तो आप सिर्फ 6 सीट लड़ते। 6 सीट तो आपने मांगा था, बाद में कांग्रेस वाला कहते कि हम 1 सीट लेते, तो बोलता ठीक है भाई हमारा 1 सीट दे दो, अख्तरुल ईमान को किसी तरह से बचा लो। तो माने अख्तरुल ईमान को अपना सीट सिर्फ बचाने के लिए इतनी फिक्र थी कि ये आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में चले गए। अगर उनको बीजेपी से अगर इतना ही खौफ है तो मैं ये चाहता हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आप बिहार में मत आइए, आप प्रचार मत कीजिए, क्योंकि आपका एक बयान हिंदू को यूनाइट करता है, आपका एक तकरीर पूरे हिंदू को यूनाइट करता है। और आप जहां जहां भी जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, वहां बीजेपी मजबूत हो रही है। आप बिहार में अगर एक विधानसभा में भी आप आकर के एक तकरीर देते हैं, पूरे बिहार का हिंदू यूनाइट होकर बीजेपी की तरफ चला जाएगा। इसलिए मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप मुसलमानों के हित की बात करते हैं तो आप हैदराबाद में रहिए, हैदराबाद से बाहर आप मत जाइए, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे आज जो जुल्म हो रहा है वो और ज्यादा जुल्म होगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दोषी है। आज मुसलमानों पे जितना भी अत्याचार किया जा रहा है इसके लिए दोषी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के हक की बात करते हैं। आपने क्या हक दिया? आप बताइए कि किशनगंज में आप एक हॉस्पिटल बनाए, 10 साल हो गया भाई आपका। इसाक साहब आप ये बताइए कि लोग यहाँ पर जो है अलिटरेट है, कम पढ़े लिखे हैं, उनको ये कहा जाता है कि बिल फाड़ दिया, तो बिल फाड़ने से क्या कानून रुक गया? ये तो मजाकिया बात है, ये तो मजाहिया बात है। आप बिल फाड़ देने से आप 543 सांसद में एक सांसद, अच्छा एक बात मैं और भी गौर करने की बात बोलता हूं, बिल फाड़ दिया, मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया साहब आपने? अगर राहुल गांधी अगर कुछ बोलेगा तो उस पर ईडी चलेगा, सीआईडी चलेगा, सीबीआई चलेगा, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 5 बार बिल फाड़ दे, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। इसका मतलब यह है कि ये लोग बीजेपी के बैकडोर से गठबंधन में शामिल है। और 2014 से ही ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल में और महाराष्ट्र में एक्टिव हुए, इससे पहले कहां थे वो? क्यों नहीं तेलंगाना से बाहर निकले? आप बताइए कि, अच्छा एक बात बताइए कि आप किशनगंज के सीमांचल के बदहाली की बात करते हैं, हैदराबाद में कितने स्कूल चलाने वाले बड़े बड़े करोड़पति लोग बैठे हुए हैं, अरबपति लोग बैठे हुए हैं। क्यों नहीं आपने कहा कि आप आके एक स्कूल खोल दीजिए भाई? क्यों नहीं आपने किसी को कहा कि आके एक हॉस्पिटल खोल दीजिए साहब? क्यों नहीं आपने किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि जाइए किशनगंज में एक इंडस्ट्री खोल दीजिए ताकि कम से कम 2000-5000 लोग नौजवानों को यहीं पे रोजगार मिल सके? आप भी एमआईएम से कई सालों से जुड़े हुए हैं और प्रदेश पदाधिकारी के रूप में रहे हैं, तब से जुड़े हुए हैं, आप इस तरह का विरोध कर रहे हैं, क्या कारण? देखिए, दिल में तो जज्बा था और मैं सोचता था कि कभी ना कभी ये पार्टी बदलेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैंने पहली बार कई बार आग्रह किया,
कि आप जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम चेंज कर दीजिए, इससे मुस्लिमीन शब्द हटा दीजिए। उसके बाद जो है पता नहीं, उसके बाद से ही जो है तो वो थोड़ा सा नाराज रहने लगे। मुझे लगा कि चलिए ये नाराजगी दूर हो जाएगी, और आज लगा कि मुझे ये लगा कि अगर थोड़ी सी अगर नाराजगी आज मेरी टिकट कटने में अगर ये भी नाराजगी है तो वो हो सकता है कि ये भी मुद्दा हो कि मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कई बार ट्वीट भी किया था और लिखा भी था उनको कि आप जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शब्द को, आप मुस्लिमीन शब्द को हटा दीजिए, कुछ शब्द को लाइए और इसमें कुछ नेशनल लेवल पे कुछ हिंदू लीडर को भी और अदर कम्युनिटी के लीडर को भी जोड़िए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में आपके लीडरशिप में मुसलमानों का भी हक हो, दलितों का भी हक हो, पिछड़ों का भी हक हो। लेकिन वन मैन लीडरशिप चाहे ऑल इंडिया लेवल पे भी जानिएगा तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार में भी अख्तरुल ईमान। आप बताइए कि 10 साल में अख्तरुल ईमान से के अलावा दूसरा कोई लीडर क्यों नहीं खड़ा हो पाया? मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ही पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं दूसरा कोई लीडर आप खड़ा कर पाए? जब बिहार में आपके 4 विधायक भाग गए तो इसके लिए दोषी कौन थे? अख्तरुल ईमान दोषी थे ना। आपने उस पर क्यों नहीं जवाबी कार्रवाई की? आपने क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष बदला? आज तौसीफ आलम के साथ जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा था, आज उसको एक एक MIM के कार्यकर्ताओं को फोन करके रोका गया उनके नॉमिनेशन तक में जाने के लिए। तो आप एक तरफ MIM की बात करते हैं और एक तरफ MIM के प्रत्याशी का आप विरोध में जो है आप काम कर रहे हैं। छी छी, कितने अफसोस की बात है। अल्लाह आपको नहीं बख्शेगा। आदिल हसन, आदिल हसन, अख्तरुल ईमान। तो आप क्या कीजिएगा? निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में क्या चुनाव लड़िएगा? देखिए, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का जो फैसला होगा हम उसके साथ हैं। जनता अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, या फिर मैं कोई रणनीति बना करके जैसा होगा मैं काम करूंगा। चूंकि मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रहे, यहाँ की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहे। हम होली से आपने इस्तीफा दे दिया? हाँ बिल्कुल, मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष और पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन दे दिया मैंने। आज से मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपने आप को बिल्कुल दूरी बना लिया। आप AIMIM को किस नजर से देखते हैं? देखिए, MIM को तो मैं ये सोचता था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि ये कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, ये सीमांचल के हक लड़ाई की बात करना चाहते हैं, ये हमारे नौजवानों को कुछ काम देना चाहते हैं, यहाँ पे स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, यहाँ पे एक लीडरशिप बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आए हुए 10 साल हो गए। हमने बाई इलेक्शन में एक विधानसभा चुनाव जिता करके भेजा, उस समय आपने कोई काम नहीं किया। फिर 5 विधायक जीते, उस समय आपने कोई काम नहीं किया। 2 साल तक हमारे 5 विधायक पार्टी में रहे, लेकिन आप एक भी सम्मेलन यहाँ पे नहीं किए, यहाँ नहीं आए। 5 विधायक जीते ना, आपको यहाँ के आके लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए ना। आप 5 विधायक को बुलाते हैं हैदराबाद में, वहां पे माला पहनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? हैदराबाद के लोग जिताए थे, किशनगंज के लोग नहीं जिताए थे। इसी गुस्से में मैं नहीं गया था उस समय हैदराबाद, मुझे भी जाने कहा गया था, मैं नहीं गया। मैंने कहा गया कि ये 5 विधायक का वेलकम किशनगंज की धरती पे होना चाहिए, और 2 साल तक वो विधायक हमारी पार्टी में रहे। लास्ट में पार्टी के नियम और कायदे और अफसरशाही फरमान, जिस तरह से एक मामूली सा अदना सा चोर पॉकेट मार भी एक MLA को फोन करके बोलता है कि MIM ऑफिस में 10,000 पहुंचा दो, 20,000 पहुंचा दो, कुर्सियां लगा दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेज करो, पत्रकारों को मैनेज करो। तो इस तरह से MLA MP को आप जो है धित्कारेंगे, MLA MP को गाली देंगे, कौन MLA MP आपके साथ रहेगा? बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप, सही बड़ा बिल्कुल सही है। आप पूछ लीजिए 4 विधायक से जो गए थे पार्टी छोड़ करके, कितनी बार आप RSP से लेकर के अंजार नईमी से लेकर के हमारे जोकीहाट के शहनवाज साहब से लेकर रुकनुद्दीन साहब, सारे लोग ये बात कह चुके हैं। ये मैं पुरानी बात तो नहीं कह रहा हूं। क्या कहते थे? ये कहते थे कि वो पार्टी का जो पार्टी में उनकी कुछ भी सुनी नहीं जाती थी, और पार्टी में जो है उनपे बार बार उनसे जो है डिमांड मांगा जाता था, पैसा मांगा जाता था। पार्टी में हर बार उनसे कुछ न कुछ नाजायज तरीके से वसूली की जाती थी। पार्टी में संगठन के नाम पे पैसा मांगा जाता था। पार्टी में ये जो अभी 2-4 लोग जो अभी उनके खास जो लुंगी और पिरकी छाप हैं, कभी बोलते हैं अख्तरुल ईमान को गाली भी देते हैं, और अख्तरुल ईमान उसी को सबसे बगल में सजा के रखते हैं। ये इश्तियाक मियां है और ये आदिल हसन है, पॉकेट मार कहां से आया है और पता नहीं। और ये जो इसका भाई है तफीमुर रहमान, ये 3 आदमी मिलकर के पार्टी को, और इसमें चंद दलाल और भी लोग हैं, लेकिन वो कोई खास बात नहीं है। उनका औकात है 500,000, बस 500,000।
आज पार्टी के निर्णय के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पोस्टर बैनर उनसे फाड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए पार्टी कोई नियम कायदे से चलती है ना। कहाँ और भी पार्टियों में तो 10 प्रत्याशी हैं, आरजेडी में 10 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस में 10 प्रत्याशी हैं। कहाँ इस तरह से झंडा पोस्टर फाड़ा जा रहा है, कहाँ इस तरह से विरोध हो रहा है। एमआईएम ने जिस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया, यहाँ के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया, यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया। आप बताइए, हर विधानसभा से 4-5 लोगों को आप ठग रहे थे। हर विधानसभा से कह दिया आप 20 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर के ओवैसी साहब के प्रोग्राम में घूमिए। आपने आज 10 साल से आप जो है इसहाक आलम को हर प्रोग्राम में आप ठगने का काम किए। पार्लियामेंट के चुनाव में आपने पूरा ताकत मुझसे लगवा लिया, पूरी ताकत से मैंने उनके लिए काम किया। अब बता दीजिए कि 1 रुपया भी उन्होंने मुझे दिया? पार्टी के लिए रात दिन एक करके मैंने काम किया, और मुझे पार्लियामेंट के 6 महीना पहले से मुझे प्रिपेयर कराया गया कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। फिर भी 5 विधायक कैंडिडेट थे। 6 महीना से तैयारी कर रहे थे। 6 महीना 2 साल से मैं तैयारी कर रहा था। मैं 2 साल से तैयारी कर रहा था, और जबरदस्ती मेरे पास पुरानी स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उनको हटा करके बोला नई गाड़ी खरीदिए, बढ़िया गाड़ी खरीदिए। मैंने इन लोगों के कहने पे नई गाड़ी खरीदा। फिर मुझे पूरा 6 महीने से रात दिन मैं रात में 1 बजे घर आता था, और 2200 पंचायत का एक गांव को ऐसा नहीं होगा जो मैं कम से कम 10 बार विजिट नहीं किया। एक गांव में मैं घूम करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया। नहीं तो पुठिया में तो पार्टी 0/0 हो गई थी। आज जिस तरह से मैंने मजबूती किया, पूछ लीजिए पुठिया कई साथी लोग आए हुए। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मैं अपने साथियों से मिला रहा हूं, सभी वर्कर्स से, और जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं सबसे बात कर रहा हूं। लेकिन मेरा ये कदम ये है कि मैं आज से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं, और प्रदेश कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। पूर्व में आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं, एमआईएम में भी जिला अध्यक्ष रहे, कोषाध्यक्ष रहे, क्या फिर से ऐसे घर वापसी करेंगे? नहीं, अभी इस संबंध में कहीं घर वापसी की कोई बात नहीं है। पहले मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलाऊंगा, बात करूंगा, क्योंकि मुझे अब राजनीति में बहुत घृणा आने लगी है। मुझे लगता है कि राजनीति से हम लोगों को दूरी बना लेना चाहिए। खुद अख्तुल ईमान के मुंह से यह शब्द आता था कि भाई राजनीति बहुत खराब चीज है, भाई मैं जो है राजनीति से दूर होना चाहता हूं। आप भाई अख्तुल ईमान साहब से, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घिनौना काम कर सकते हैं। आप जब कहते थे कि राजनीति बहुत खराब चीज है, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, आप ये 6 महीना पहले बता देते कि इसाक भाई मेरा जो है इश्तियाक जो है वो कोई दूसरा कैंडिडेट को जवान दे दिया है, वो दूसरे कैंडिडेट को प्रोजेक्ट कर रहा है, आप जो है छोड़ दीजिए भाईजान, आप छोड़ दीजिए। अगर ये 6 महीना पहले कह देते तो आज दिल में दुख नहीं होता। गुलाम मुर्तजा को कह देते, आज उनको दिल में दुख नहीं होता। बरकतुल्लाह साहब को कह देते, उनके दिल में दुख नहीं होता। इस तरह से हमारे असलम साहब जो आपके खुद के अपने चचा है उनको कह देते, उनके दिल में दुख नहीं होता। सादिक समदानी को कह देते, मुफ्ती अतर जावेद साहब को कह देते कि भाई हमने जो है 6 महीना पहले ही जो है मैच को फिक्स कर लिया है। ये 6 महीना पहले ही जो है मैच फिक्स था। ये आप सब लोग जितने भी लोग हैं, पत्रकार बंधु भी मुझे कहते थे, 6 महीना पहले ही कहते थे कि भाई मैच फिक्स है। आप सुभाषपल्ली में जाके देख लीजिए, हर दिन शाम में एक चाय की दुकान में हमारे बहादुरगंज से भी एक कैंडिडेट आते थे, इंजीनियर साहब। उस बेचारे को भी आर्थिक दोहन खूब किया गया। जब तौसीफ साहब आ गए तो वो बेचारे ने साइड ले लिया। उस तरह से आपको मुर्शिद मुखिया को आर्थिक दोहन किया गया पूरा। चूंकि अभी तो उनको टिकट मिल गया तो आप कुछ वो बोलेंगे नहीं। आज हमारे गुलाम हसनैन साहब को अगर टिकट मिल गया तो कुछ बोलेंगे नहीं। आज हमारे मुफ्ती अतर जावेद से पूछिए कितना आर्थिक दोहन किया गया, सलीम चतुर्वेदी से पूछिए कितना आर्थिक दोहन किया गया उनका। जो नॉमिनेशन करने गया कल उठिया वाला, जब नॉमिनेशन करने गया हाँ। पार्टी को पता नहीं है। बोलिए इस बात को भी राय रखेंगे। आपको ये कब